अमेरिका के शक्तिशाली वंश में जन्मी कॉर्नेलिया वेंडरबिल्ट दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में थीं और उनसे एक खास तरह की जिंदगी जीने की उम्मीद की जाती थी। कुछ समय तक उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर 1930 के दशक में वो यूरोप चली गईं, अपने पति से तलाक ले लिया, अपने बालों को गुलाबी रंग लिया और एक नए नाम से खुद को फिर से गढ़ा। इन कदमों से अमेरिकी उच्च समाज चौंक गया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया और आगे क्या हुआ? कॉर्नेलिया स्टाइवेसेंट वेंडरबिल्ट का जन्म 22 अगस्त 1909 को नॉर्थ कैरोलिना के बिल्टमोर एस्टेट में हुआ था। उनका जीवन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही बना था। उनके पिता का नाम जॉर्ज वॉशिंगटन वेंडरबिल्ट द सेकेंड था। उनका नाम सुनकर लग सकता है कि वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के वंशज हैं, लेकिन जॉर्ज असल में विलियम हेनरी वेंडरबिल्ट के बेटे थे। विलियम हेनरी 19वीं सदी के अमेरिका में द कमोडोर कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट के बेटे थे। कॉर्नेलियस ने 1877 में अपनी मृत्यु से पहले काफी संपत्ति जमा कर ली थी। सबसे पहले उन्होंने 1830 और 1850 के दशक के बीच स्टीमशिप के दौर में ट्राई स्टेट क्षेत्र और अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में शिपिंग पर एकाधिकार कर लिया था, और फिर उन्होंने रेलवे में भी अपने कारोबार का विस्तार किया। कॉर्नेलिया ने अपने परदादा या दादा को कभी नहीं जाना। विलियम हेनरी का 1885 में निधन हो गया था और वे $200 मिलियन की विशाल संपत्ति छोड़ गए थे, जो आज के हिसाब से कई अरब डॉलर होती है। हालांकि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा कॉर्नेलिया के दो बड़े चाचाओं को मिला, लेकिन उनके पिता को भी कुछ मिलियन डॉलर विरासत में मिले थे। और जैसे जैसे रिश्तेदारों का निधन होता गया और ट्रस्ट फंड्स परिपक्व होते गए, उन्होंने और भी धन अर्जित किया। इसी वजह से कॉर्नेलिया का जन्म एक बेहद अमीर परिवार में हुआ था और आगे चलकर वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती थी। उनकी मां एडिथ स्टूवेसन गैरी थीं, जो एक प्रतिष्ठित ईस्ट कोस्ट राजनीतिक परिवार से थीं। उन्होंने 1898 में कॉर्नेलिया के पिता से शादी की थी। कॉर्नेलिया उनकी इकलौती संतान थीं, जिसका मतलब था कि आने वाले वर्षों में उन्हें अपनी पूरी संपत्ति के साथ साथ वो विशाल घर और जायदाद भी विरासत में मिलने वाली थी, जिसे जॉर्ज ने बिल्टमोर में बनवाया था। कॉर्नेलिया के अनोखे जीवन पर चर्चा से पहले बिल्टमोर एस्टेट पर नजर डालते हैं। कॉर्नेलिया के पिता ने यह घर एडिथ से शादी से पहले बनवाया था। उनकी मां ने उन्हें ग्रामीण नॉर्थ कैरोलिना की ओर आकर्षित किया। 1885 में पति विलियम हेनरी की मृत्यु के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से दूर अधिक समय बिताया। उस समय नॉर्थ कैरोलिना मैनहट्टन की भीड़ से बचने वाले न्यूयॉर्क वासियों के लिए लोकप्रिय था। जॉर्ज को नॉर्थ कैरोलिना पसंद था और जब वे 20वें दशक के मध्य में थे, उन्होंने वहां एक बड़ा एस्टेट खरीदकर घर बनाने का निर्णय लिया। वो अपने भाइयों की बराबरी भी करना चाहते थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क और रोड आइलैंड में बड़े घर बनवाए थे। बिल्टमोर एस्टेट पर काम 1880 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब जॉर्ज ने 1,25,000 एकड़ जमीन खरीद ली थी। इसे 19वीं सदी के वास्तुकार रिचर्ड मॉरिस हंट ने डिजाइन किया और निर्माण में करीब 1,000 मजदूर लगे थे। ये फ्रांसीसी पुनर्जागरणकालीन शातो शैली में बना था। इसकी वास्तुकला ने लॉयर घाटी के कई फ्रांसीसी पुनर्जागरणकालीन शातों से प्रेरणा ली थी, खासकर शातो दे ब्लोआ से, जो मध्य फ्रांस का एक ऐतिहासिक किला है और कभी ब्लोआ के काउंट्स और कई फ्रांसीसी राजाओं का निवास रहा था। यह घर 4 मंजिला था, जिसमें एक बेसमेंट और एक सब बेसमेंट भी था। बिल्टमोर हाउस में लगभग 250 कमरे थे, जिनमें 35 बेडरूम, 40 से अधिक बाथरूम, दर्जनों कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर, एक भोज हॉल, एक संगीत कक्ष, दसियों हजार किताबों वाली एक लाइब्रेरी, विशाल रसोई और लॉन्ड्री रूम, पूल खेलने के लिए एक बिलियर्ड रूम और यहां तक कि एक स्विमिंग पूल भी था, जो 1890 के दशक में एक असामान्य विशेषता थी। ये 1895 में पूरा हुआ और इसका नाम डिबिल्ट शहर पर रखा गया, जहां से वेंडरबिल्ट परिवार नीदरलैंड से आया था। ये विशाल घर वो दुनिया थी जिसमें कॉर्नेलिया इकलौती संतान के रूप में बड़ी हुईं, और एक बार जब वो इसके दरवाजों से बाहर निकलती थीं, तो वो इस विशाल संपत्ति को छोड़े बिना मीलों तक घूम सकती थीं। तब भी और अब भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला घर बना हुआ है। अपनी भव्यता के बावजूद ये बच्चे के लिए अजीब जगह थी। कोई भाई बहन नहीं, बराबरी के बहुत कम लोग और रोजमर्रा की जिंदगी हमेशा ध्यान देने वाले वयस्कों और घरेलू कर्मचारियों की मौजूदगी से बनती थी।
ऐसी परवरिश जो अपनी छाप छोड़ना तय थी। इसका असर दिखा, क्योंकि कॉर्नेलिया बाद में काफी अजीब हो गईं और उन्होंने अपनी बचपन की हवेली छोड़ दी, जैसा कि हम आगे देखेंगे। कॉर्नेलिया का पालन पोषण बिल्टमोर एस्टेट में हुआ और शुरुआती सालों में उन्हें निजी शिक्षा मिली। वो इकलौती संतान थीं, लेकिन उनके चारों ओर स्टाफ और मेहमान रहते थे। गर्मियों और छुट्टियों में वेंडरबिल्ट वंश के अन्य सदस्य एस्टेट पर आते थे। किशोर अवस्था में उन्होंने मदिरा स्कूल जाना शुरू किया। ये वर्जीनिया में लड़कियों के लिए एक प्रतिष्ठित निजी प्रिपरेटरी और बोर्डिंग स्कूल था, जो कुछ साल पहले स्थापित हुआ था। वहां उन्हें हम उम्र लड़कियों के साथ कई अनुभव मिले। हालांकि कॉर्नेलिया अपने अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती थीं। 1912 में कॉर्नेलिया और उनके माता-पिता एक बड़े हादसे से बच गए थे। वे इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे थे और टाइटैनिक जहाज से घर लौट रहे थे, जिसे अडूबने वाला माना जाता था। लेकिन वो पहले ही सफर में न्यूयॉर्क जाते समय डूब गया। इसके बजाय कॉर्नेलिया के पिता ने फैसला किया कि वे एक हफ्ता पहले ही घर लौटने के लिए किसी और जहाज से यात्रा करेंगे। संभावना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक निर्धारित कोयला खनिकों की हड़ताल होने वाली थी, जिससे डर था कि टाइटैनिक और अन्य ट्रांस अटलांटिक स्टीम जहाज कई हफ्तों तक बंदरगाह पर फंसे रह सकते हैं। अगर उन्होंने योजना नहीं बदली होती, तो कॉर्नेलिया और उनके माता-पिता इतिहास की सबसे प्रसिद्ध नौसैनिक आपदा के पीड़ित बन सकते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन वेंडरबिल्ट II टाइटैनिक पीड़ितों से ज्यादा नहीं जी सके। कॉर्नेलिया के पिता का मार्च 1914 में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया, अपेंडिक्स निकालने के ऑपरेशन के बाद जटिलताओं के कारण, जिससे उनके फेफड़े में खून का थक्का बन गया था। जॉर्ज ने $50 मिलियन की संपत्ति, जिसमें बिल्टमोर भी था, छोड़ी। ज्यादातर संपत्ति पहले एडिथ को मिली, जिन्होंने 1920 के दशक में फिर शादी की और बिल्टमोर छोड़ दिया। कॉर्नेलिया को अपनी किशोरावस्था के दौरान भत्ता दिया जाता था, लेकिन 1921 से उन्हें हर साल $2 मिलियन मिलने थे और साथ ही वे बिल्टमोर की भी मालिक बन जातीं। इस प्रकार 1920 के दशक की शुरुआत तक कॉर्नेलिया दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की श्रेणी में शामिल होने के लिए तैयार थीं। उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई थी कि उनके समकालीनों में बहुत कम लोग, चाहे पुरुष हों या महिला, उसकी बराबरी कर सकते थे। कॉर्नेलिया ने मदिरा के बाद करीब 1 साल नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। 1920 के दशक में कॉर्नेलिया की मुलाकात अपने पहले पति से हुई, जो उनसे 10 साल बड़े थे, और उन्होंने शादी कर ली। जॉन फ्रांसिस एमहर्स्ट सेसिल इंग्लैंड के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक और अभिजात्य परिवारों में से एक के वंशज थे। 1920 के दशक में उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में ब्रिटिश दूतावास के पहले सचिव के रूप में काम किया, जहां उनकी मुलाकात कॉर्नेलिया से हुई और अप्रैल 1924 में दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी बिल्टमोर में हुई थी, जिसमें हजारों मेहमान और कर्मचारी शामिल थे। उस समय कॉर्नेलिया 23 साल की थीं, जबकि जॉन 33 साल के थे। 1 साल बाद जब कॉर्नेलिया 25 साल की हुईं, तो उन्हें अपने पिता से पूरी विरासत मिल गई। ये $5 मिलियन था, जो आज के समय में लगभग $100 मिलियन के बराबर होता। अब तक कॉर्नेलिया की जिंदगी एक अमीर वारिसा से जैसी उम्मीद की जाती है, वैसी ही थी। उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा मिली। हालांकि उन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की, उन्होंने अपने सामाजिक वर्ग के एक अमीर व्यक्ति से शादी की, कई तरह की परोपकारी गतिविधियों में शामिल रहीं और जल्द ही बिल्टमोर में हवेली की मालकिन बन गईं। इसके बाद उन्होंने पति के साथ 2 बेटों, जॉर्ज 1925 और विलियम 1928 को जन्म दिया। इस जोड़े ने बिल्टमोर में सुखद जीवन जिया, पर 1930 की महामंदी में आय बढ़ाने के लिए घर का कुछ हिस्सा जनता के लिए खोला। ये कदम अमेरिका के सबसे बड़े घर के भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार रहा, जिसे बाद में राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, कॉर्नेलिया का अजीब व्यवहार और स्पष्ट होता गया। 1932 में जब उसके बेटे क्रमशः 7 और 4 साल के थे, उसने फैसला किया कि बिल्टमोर में जीवन उबाऊ है और अब उसे संतुष्टि नहीं दे रहा है। इसलिए वह अचानक न्यूयॉर्क गई और वह कला विद्यालय में पढ़ाई करने लगी। उस समय के लिए यह एक बेहद असामान्य कदम था। एक सिद्धांत है कि कॉर्नेलिया ने बिल्टमोर इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां की जिंदगी उन्हें घुटन लगती थी। 1920 के शुरुआती वर्षों में उन्होंने कुछ समय एस्टेट संभाला, लेकिन शादी के बाद उनके पति ने बिल्टमोर का प्रबंधन किया,
जिससे वो दिन में खाली रहती थीं। कॉर्नेलिया एक शांत गृहिणी बनने में रुचि नहीं रखती थीं, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी स्वतंत्र जिंदगी शुरू की। कॉर्नेलिया न्यूयॉर्क में ज्यादा समय नहीं रहीं। कुछ महीनों बाद ही वो यूरोप जाकर पेरिस में बस गईं। वो कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका वापस नहीं लौटीं, यहां तक कि 1958 में अपनी मां की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी नहीं। कॉर्नेलिया ने तय किया कि वह पति के साथ नहीं रहेंगी। 1934 में यूरोप पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने सेसिल से तलाक ले लिया। अजीब बात यह थी कि तलाक के बाद भी सेसिल बिल्टमोर में ही रहे और एस्टेट का प्रबंधन करते रहे। और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने निल्चा नाम अपना लिया और अपने बालों को गुलाबी रंग में रंग लिया। ये उनके अंकशास्त्र और रहस्यवाद की शक्ति में बढ़ते विश्वास को दर्शाता था, और उनके बालों का रंग और नाम दोनों ही उनके कथित आभा के रंग का प्रतिबिंब थे। बाद में उन्होंने बाल नीले रंगे और आमतौर पर चमकीले कपड़े पहने, जो उनकी आभा और मौसम पर निर्भर करते थे। इस दौरान उनके बच्चे ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में पढ़े, जिससे कॉर्नेलिया उन्हें यूरोप में अक्सर मिलती थीं। छुट्टियों में वे पिता के साथ रहने बिल्टमोर लौटते थे, जिससे वे अटलांटिक के दोनों ओर बटी जिंदगी जीते थे। दूसरे विश्व युद्ध में दोनों ने ब्रिटिश रॉयल नेवी में सेवा की, जो कॉर्नेलिया की घूमने की चाहत का प्रभाव था। कॉर्नेलिया यूरोप में अपनी जटिल प्रेम जीवन के लिए जानी जाने लगीं। पेरिस में उन्होंने स्विस कलाकार गाई बैर से संबंध शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर वह इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन चली गईं और वहीं बस गईं। उनके दोनों बेटे मुश्किल से बच पाए। 1943 में उन्हें तटस्थ स्विट्जरलैंड, विशी, फ्रांस और तटस्थ स्पेन होते हुए पुर्तगाल भेजा गया, ताकि वे लिस्बन से विमान द्वारा इंग्लैंड जाकर अपनी मां के साथ रह सकें। हालांकि जिस उड़ान से उन्हें जाना था, उसमें अप्रत्याशित रूप से उन्हें बाहर कर दिया गया और उनकी जगह अभिनेता लेस्ली होवर्ड को सीट मिल गई, जो गॉन विद द विंड में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। बाद में नाजियों ने उसी विमान को बिस्के की खाड़ी के ऊपर गिरा दिया, जिससे सभी सवार लोग मारे गए। जॉर्ज और विलियम ने अलग विमान से यात्रा कर सुरक्षित इंग्लैंड पहुंचा। ये किस्मत का मोड़ था जो 1912 में कॉर्नेलिया के लगभग टाइटैनिक पर सवार होने की याद दिलाता है। एक बार फिर विपत्ति बहुत ही मामूली अंतर से उनके परिवार को छू कर निकल गई थी। युद्ध के बाद उन्होंने 1949 में कैप्टन विवियन फ्रांसिस बुल्कले जॉनसन से शादी की। वह प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सेवा के लिए सम्मानित युद्ध नायक थे और बाद में लंदन में बैंकिंग में सफल करियर बनाया। कॉर्नेलिया की दूसरी शादी पहली से बिल्कुल अलग थी। वो और विवियन केंसिंगटन लंदन के रजिस्ट्री ऑफिस में शादी कर चुके हैं। अपनी दूसरी शादी में उन्होंने खुद को मैरी कहलाने का फैसला किया। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्यों, हालांकि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह उनकी जिंदगी को जितना संभव हो सके निजी रखने के लिए था। यह शादी पहली से ज्यादा खुशहाल थी, क्योंकि कॉर्नेलिया निल्चा मैरी बोर नहीं हुई और कहीं भागी नहीं। इसके बजाय वो विवियन के साथ ही रहीं। दोनों की शादी विवियन की 1968 में मृत्यु तक चली, जो उनकी असाधारण और अनोखी जिंदगी का सबसे लंबा और शांतिपूर्ण अध्याय था। कॉर्नेलिया और विवियन लंदन के एक बड़े घर और ऑक्सफोर्डशायर के कॉट्सवोल्ड्स क्षेत्र में स्थित एक संपत्ति, जिसे उन्होंने द माउंट नाम से खरीदा था, के बीच रहते थे। उनकी कुछ अजीब संग्रह की आदतें थीं, जिन्हें केवल कॉर्नेलिया की अपार संपत्ति ही पूरा कर सकती थीं। घर को ऐतिहासिक चीनी फूलदानों के बढ़ते संग्रह से सजाया गया था। इन फूलदानों को बाद में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन को दान किया गया। 1968 में अपने पति की मृत्यु के बाद कॉर्नेलिया कला, चिकित्सा की नई अवधारणा में अधिक रुचि रखने लगीं। वह इस नई चिकित्सा पद्धति के एक प्रमुख समर्थक एडवर्ड एडमसन की मित्र बन गईं। लंदन में डिनर के दौरान ही उन्होंने विलियम गॉडसर से मुलाकात की। उस मौके पर वो उनके वेटर थे और कॉर्नेलिया से 26 साल छोटे थे। 1972 में उन्होंने उनसे शादी की, जब वो 72 साल की थीं और वो 46 साल के थे। वे दोनों द माउंट में साथ शांतिपूर्वक रहने लगे। यह उनकी तीसरी और आखिरी शादी थी। कॉर्नेलिया का निधन 3 साल बाद 7 फरवरी 1976 को 75 वर्ष की उम्र में हो गया। जहां वेंडरबिल्टी परिवार के कई सदस्य
अमेरिका में स्टेटन आइलैंड स्थित पारिवारिक समाधि गृह में दफनाए गए, वहीं कॉर्नेलिया ने फिर परंपरा तोड़ी। ऑक्सफोर्डशायर में मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ और राख घर के पास चर्च में रखी गई। कई साल बाद उनके अपने से काफी छोटे पति विलियम गॉडसर की 1984 में मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को उनके पति की अस्थियों के साथ फिर से मिलाया गया। उन्हें उनके ताबूत पर रखा गया और दोनों को एक साथ ऑर्कनी, स्कॉटलैंड में दफनाया गया। उन्होंने वेंडरबिल्टी संबंधों से दूरी बना ली और जीवन के दूसरे हिस्से में निजी रहना चुना, जो उनके लिए उपयुक्त अंत था। हालांकि उन्होंने इस तरह से जीवन जीने का चुनाव क्यों किया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनकी शादी सेसिल से हुई थी, जिनका 1954 में निधन हुआ और बिल्टमोर के पास दफनाया गया। यह शादी असुखद थी और उनके पास इतनी दौलत थी कि वे परंपराओं को तोड़कर अपनी राह चुन सकीं। कॉर्नेलिया ने अजीब जीवन जिया और हाल में उनके बारे में एक अनोखी कहानी सामने आई है। यकीन करें या ना करें, आज भी बिल्टमोर एस्टेट में उनकी शादी का केक का एक टुकड़ा प्रदर्शित किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर एक केक का टुकड़ा 100 साल तक कैसे बचा रह सकता है, और ये एक वाजिब सवाल होगा। इसका जवाब यह है कि कॉर्नेलिया की शादी का केक, जब उन्होंने 1924 में सेसिल से शादी की थी, एक फ्रूट केक था। इनमें विस्की जैसी शराब मिलाई जाती है, जिससे केक लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। असल में औसत फ्रूट केक को खाने से कई हफ्ते पहले ही बेक कर लिया जाता है। केक का एक टुकड़ा एक टिन में रख दिया गया था, जिसे भुला दिया गया और एक ट्रंक में छोड़ दिया गया। इसे 2010 के दशक के मध्य में मिला था और इसका पनीर जैसा दिखता था, लेकिन ये पनीर नहीं था और ज्यादातर खाने की चीजों के विपरीत लगभग 90 साल बाद भी ये सड़ गल नहीं गया था। जांच में पता चला कि ये शादी के केक का एक टुकड़ा था और आज ये बिल्टमोर में प्रदर्शित है, जो एक सनकी महिला के जीवन की उपयुक्त गवाही है। जैसा कि बताया गया, कॉर्नेलिया के पहले पति का 1954 में निधन हो गया था और उनकी मृत्यु के बाद कॉर्नेलिया के बेटों ने बिल्टमोर एस्टेट का प्रबंधन संभाल लिया। जॉर्ज और विलियम ने इस निवास को एक ऐतिहासिक हाउस म्यूजियम के रूप में संचालित कर इसे स्थिर करने और इस कारोबार को एक लाभकारी आत्मनिर्भर उद्यम में बदलने के लिए काम किया। आखिरकार 1963 में इस एस्टेट को राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। जॉर्ज और विलियम से कॉर्नेलिया के 8 पोते पोतियां थीं और आज भी कई वंशज इस एस्टेट का प्रबंधन करते हैं, जो नॉर्थ कैरोलिना का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लगभग 1.4 मिलियन पर्यटक आते हैं। कॉर्नेलिया वेंडरबिल्ट पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह रोचक लगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको उनकी जिंदगी कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सभी से अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।